हेलो बच्चों, क्लास 9 चैप्टर 1 के 1.1 एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि इज जीरो और रेशनल नंबर, क्या जीरो कोई परिमेय संख्या है? कैन यू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, क्या तुम जीरो को p बटे q के रूप में लिख सकते हो? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q जीरो के इक्वल नहीं है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया है, अगर आपने वो पढ़ा है तो बिल्कुल आपको इसका आंसर पता ही होगा और आप कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दे सकते हो। जिन बच्चों ने मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा वो पहले मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखें नंबर सिस्टम का, जिसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। तो बेटा इसका आंसर होगा यस। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? बिकॉज we can write 0 as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 that are rational number। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम शून्य को 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, क्योंकि हम शून्य को 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। ये जिनको लिखा है ये क्या है, जो कि परिमेय संख्या है। तो हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। यहाँ पर उसने पूछा था कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, या सपोज जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैसे? देखो बेटा, मैंने यहाँ पर न्यूमिनेटर यानी कि p वाला वैल्यू 0 लिया है। कहीं पर भी आपको q 0 दिख रहा है, q 0 नहीं लिया है, p 0 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन में क्या लिखा है, q इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0, तो q 0 लिखा ही नहीं है। ऐसे और भी कुछ भी लिख सकते हो आप। बात समझ में आ गई है? तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 3 और 4 के बिटवीन में, बीच में आपको कितने रेशनल नंबर निकालना है। 6 रेशनल नंबर या 6 परिमेय संख्या। तो 3 तथा 4 के बीच के 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि बेटा किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर कम्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत होती है, लेकिन हमको सिर्फ कितनी पता करना है, 6। तो बेटा आपको जो मैं आंसर्स कराऊंगा, जरूरी नहीं कि उसका आंसर उसकी आपकी आंसर की जो दे रखी है पीछे उससे मैच कर जाए। मे पॉसिबल तो होगा, लेकिन यदि मैं और कोई सा भी आंसर ले आऊं तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बिटवीन में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, और इनफाइनाइट नंबर आंसर की में देना पॉसिबल तो है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है इनके बिटवीन में। ठीक है, तो बेटा 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, 6 में 1 ऐड कर लो। कर लिया 1 ऐड, 6 में 1 ऐड किया आपने, हो गया 7। ठीक है, यार सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो यहाँ, हियर 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो बेटा आपको 3 और 4 के बिटवीन में फाइंड करना है। ठीक है, तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 21। 21 के डिवाइड में यही 7 वापस लिखा आपने, इज इक्विवेलेंट टू कितना आ जाएगा, 3। एंड 7 में 4 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा, 28। 28 में वापस 28 के डिवाइड करके 7 लिख लो, कितना आ रहा है, 4। यानी कि 3 और 4 को मैंने कुछ इस टाइप से किया कि इनका डिनोमिनेटर एक जैसा बना दिया। यहाँ पर भी 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको कितना पूछा था, रेशनल नंबर 6 में 1 ऐड कर लिया, कितना आया, 7। जो नंबर गिवन है उसमें मल्टीप्लाई किया, 7 3 = 21
और 7 4 जा 28, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई किया था तो उल्टा डिवाइड में भी लिख दिया, उल्टा डिवाइड में भी लिख दिया, मतलब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। आप देखो यहाँ पर 7 3 जा 21, 7 4 जा 21। तो आपको 3 और 4 के बिटवीन में रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप किसके बिटवीन की लिख सकते हो, इन दोनों के बिटवीन की। अब ये लिखना आसान होगा, कैसे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो देयरफॉर रेशनल नंबर between 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, और अगला 28 तो है ही। तो 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्ट रेशनल नंबर बेटा आपने फाइंड कर लिया, किसके किसके बीच का, 3 और 4 का। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि 3 और 4 के बिटवीन में, तो कोई सा भी एक नंबर ले लो, जैसे 25/7 लिया आपने, ठीक है। डिवाइड करो, 7 3 जा 21 कितना है, 4 पॉइंट लगाओ 0, 7 4 जा सॉरी कितने टाइम जाएगा, 7 5 जा 35, 5 आ गया, फिर 0 लगाया, 7 7 जा 49, ठीक है बेटा। 1 आ रहा है 0, 7 1 जा 7, 3 आ रहा है 0, इस टाइप से। तो 3.571, तो 3.5 किसके बिटवीन में आएगा, 3 और 4 के बिटवीन में आएगा ना। 3.5 3.5 के लगभग किसके बिटवीन में आएगा, 3 और 4 के बिटवीन में। यह सबको हमारी ये जो नंबर है वो किसके बिटवीन में, 3 और 4 के बिटवीन में। तो बेटा जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से करो, कई तरीके होते हैं रेशनल नंबर्स फाइंड करने के, आप उन तरीकों का यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में मैं एक और तरीका बता दूंगा, ठीक है। और आपकी एक बुक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में, उसमें भी एक तरीका है, जो भी आपको इजी लगे आप उससे फाइंड करो, ठीक है। इसने कहा था कि 3 और 4 के बिटवीन में 6 फाइंड करो, तो हमने 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा, उसमें भी हमको 2 नंबर्स के बिटवीन में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन कर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, किसके बीच की, 3/5 और 4/5, 2 संख्याओं के बीच की, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक और नया तरीका मैं आपको बताता हूँ। यस, सॉल्यूशन में यहाँ 3/5 और आपको क्या दे रखा है, 4/5, ठीक है। तो बेटा कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5। आप चाहो तो इससे पहला वाला तरीका लगा सकते हो, लेकिन उससे भी आसान तरीका बताता हूं मैं। एक चीज आपको यहाँ पर देखना है कि हर समान है, वहां पर डायरेक्टली 3 और 4 गिवन था तो हमने इस पर डिनोमिनेटर सेम किए थे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर पहले से ही सेम दे रखे हैं, तो हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स लगाकर। बेटा हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 3/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, एंड 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा ये, अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 30/50, ठीक है बेटा। और ये कितना हो जाएगा, 40/50। अब इनके बिटवीन में कई रेशनल नंबर हैं, जैसे 31/50, 32/50, 33/50 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 एंड 36/50। ऐसे जितने भी लिखना है आपको, कितने लिखना है, 5। तो बेटा आप कितने लिखोगे, 5, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिए, ठीक है। तो आप कितने भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने कितने लिखे हैं, 5 लिखे हैं, मैंने कितने लिखे हैं, 5, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक बार फिर से इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि 3/5 और 4/5 के बिटवीन में कितने रेशनल नंबर फाइंड करना था आपको, 5। तो बेटा हमने क्या किया, 10 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो ये हो गया 30/50, ये हो गया 40/50। तो 30/50 और 40/50 के बिटवीन में कितने रेशनल नंबर होते हैं, ऐसे कई होते हैं। तो हमको सिर्फ कितने चाहिए, 5। तो हमको जितने चाहिए हमने उतने लिख लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अतः परिमेय संख्या 3/4 के बीच की क्या होगी, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 क्वेश्चन है,
आपको ये बताना है कि ट्रू और फॉल्स, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। और स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है तो आपको ये भी बताना है कि स्टेटमेंट के ट्रू और फॉल्स होने का रीजन क्या है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों, अगर फॉल्स है तो क्यों, रीजन भी देना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पर। पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? एक बार फिर से पढ़ो, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आपने जो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या पढ़ी थी वो क्या थी, 1 2 3 4 से लगाकर अनंत तक। आपने जो होल नंबर या पूर्ण संख्या जो पढ़ी थी वो क्या थी, 0 1 2 3 4 एंड सो इनफाइनाइट तक। तो बेटा यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो देखो जरा यहाँ पर, ये पूरी प्राकृत संख्या ही तो है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, आंसर में क्या आएगा, यस, एवरी नेचुरल नंबर। सकते हो कि बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर लाइज ऑन कलेक्शन ऑफ होल नंबर। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर होगा। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के समूह में उपस्थित है, पूर्ण संख्याओं के समूह में उपस्थित है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन ये था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हमने कहा यस, ऑफ कोर्स, एवरी नेचुरल नंबर विल बी अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। क्यों? बिकॉज कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन एवरी नेचुरल नंबर। क्योंकि जो पूर्ण संख्याओं का कंटेंट होता है, पूर्ण संख्याओं का जो कलेक्शन होता है, जो समूह होता है पूर्ण संख्याओं का, उसमें प्रत्येक प्राकृत संख्या उपस्थित होती है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के समूह में उपस्थित है। एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा नोट कर ले आप। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है? तो पहले तो पूर्णांक देखो आप, तो पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ठीक है बेटा, तो इंटीजर होते हैं इधर माइनस इनफाइनाइट से लगाकर प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर, यानी कि माइनस वाले सारे नंबर, बीच में 0, और उधर प्लस वाले सारे नंबर अनंत तक। तो बेटा क्या प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या होता है? तो हम आंसर देंगे नो। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो सिर्फ 0 से लगा के अनंत तक होती है, और पूर्णांक के पास क्या ज्यादा है, इस 0 से लगाकर इधर की पीछे की माइनस वाली जितनी संख्या है वो सारी, माइनस अनंत से लगाकर इधर 0 तक, -1 तक, -1 से लगा के माइनस अनंत तक, ये पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक है। और 0 से लगाकर अनंत तक ये भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो 0 से लगा के अनंत तक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कौन है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में क्या नहीं आता? ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांकों के पास ऋणात्मक पूर्णांक भी है ना। ठीक है, और ऋणात्मक जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में उपस्थित नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? नो। 2 का आंसर लिखेंगे नो। बिकॉज क्यों? -2 is a integer but not a whole number। -2 इंटीजर है बट होल नंबर नहीं है, बिकॉज
होल नंबर इज इक्विवेलेंट टू 0, 1, 2 एंड सो इन्फिनिट। ठीक है, तो होल नंबर का कलेक्शन होता है, करली ब्रैकेट में मैंने लिखा है मंझले कोष्ठक में जो होल नंबर का सेट होता है उसमें नेगेटिव नंबर्स होते ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आंसर। हिंदी में आप क्या लिखोगे, नहीं, कॉमा लगा के लिखेंगे, चूंकि माइनस का -2 एक पूर्णांक है पर पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या या कैपिटल W इज इक्विवेलेंट टू 0, 1, 2 से लगाकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है बेटा, आंसर समझ में आया। क्योंकि जो पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक जो है उसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं और पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। कल इससे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये चीजें क्लियर कर चुका हूँ। मैंने अंदर सर्कल बनाया था, उसके बाहर बनाया था, उसके बाहर बनाया था। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा तो आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है क्या है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? सोच के बताओ आप लोग, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? एग्जांपल समझो 2/3, तो 2/3 आपको पूर्ण संख्या होल नंबर में मिल रहा है? जरा देखो, नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन अगर 2 की बात करेंगे तो 2 रेशनल नंबर है कि नहीं है? क्योंकि 2 के डिवाइड में हम लिख सकते हैं 1। तो ये जो 2 है ये क्या है? एक रेशनल नंबर भी, क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो 2 है ये क्या है? होल नंबर भी है, ये रहा। ठीक है, लेकिन बेटा सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, कुछ कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। और आपको यही पूछा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप बोलोगे नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। नहीं, क्यों नहीं बेटा? बिकॉज 2/3 इज अ रेशनल बट नॉट होल नंबर। ठीक है, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं है, पूर्ण संख्याओं में उपस्थित नहीं है, पूर्ण संख्याओं में उपस्थित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा हमने यस और नो के आंसर भी दे दिए और उनको जस्टिफाई भी कर दिया। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। नाउ लेट अस मूव टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जो भी आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो भी जस्टिफाई करो और फॉल्स है तो भी जस्टिफाई करो। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वो क्या वास्तविक संख्या होती है? क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो आप जरा ध्यान से सोच के बताओ, आपने जब पढ़ा था रियल नंबर के बारे में, तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर बेटा आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा हो, यदि मैंने वहां पर पढ़ाया था कि मैं q+s कर दूं तो वो रियल नंबर होता है। मतलब कि जो रियल नंबर्स होता है, जो वास्तविक संख्या होती है, एक्चुअल में वो क्या होती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन होती है। ठीक है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर दे तो क्या बन जाती है? रियल नंबर। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी कि हर एक इरेशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, उल्टा नहीं हो सकता, लेकिन ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यस, सिंस कलेक्शन
of real number made up of rational and irrational number। ठीक है बेटा, आंसर क्या लिखेंगे? यस, हाँ, क्योंकि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का समूह है, ग्रुप है, वो किससे मेडअप है, किससे बना हुआ है? रेशनल और इरेशनल से। ठीक है, हिंदी में अगर इसका आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। बस यही आंसर बेटा आपको लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस, सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या को जो समूह होता है, जो कलेक्शन होता है, जो सेट होता है, वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। हिंदी में हम समझेंगे कि क्या प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक पॉइंट जो है, प्रत्येक संख्या जो संख्या रेखा पर उपस्थित है, वो कर्णीय m का रूप का हो सकता है, जहां m कोई प्राकृत संख्या है। कैसा नहीं समझ में आया? सबसे पहले संख्याओं की संख्या रेखा या नंबर लाइन क्या होती है? ठीक है, तो नंबर लाइन या संख्या रेखा देखो बेटा, 0 1 2 3 ये सारे पॉइंट किसी एक लाइन पर आपकी एनसीईआरटी बुक में संख्या रेखा बनी हुई है, और संख्या रेखा पर ये इनके बिटवीन के नंबर भी आएंगे, जैसे कि 1/2 के बिटवीन में क्या आएगा? 3/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 5/2 आएगा। इस टाइप से यहाँ पर माइनस का 3/2, माइनस का 5/2, और ये नंबर भी आएंगे। तो एक संख्या रेखा है। अब संख्या रेखा पर 0 भी है, सारी प्राकृत संख्याएं भी है, सारी पूर्ण संख्याएं भी है, सारे पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। ठीक है बेटा, और अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो संख्या रेखा पर सब कुछ है। ठीक है, संख्या रेखा को आप ये बोल सकते हो कि संख्या रेखा पर सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती। ठीक है, तो वास्तविक संख्या यदि उपस्थित है तो क्या सब वो कर्णीय m के रूप की है? कि फिर नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी संख्याएं ऐसी संख्या है कि कोई कर्णीय है, उसके अंदर तुमने प्राकृत संख्या रखी तब ये सारे नंबर मिले। ठीक है, तो बेटा ये तो ठीक है कि ये नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो आपने कर्णी के अंदर 4 रखा। 4 क्या है? तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत संख्या तो क्या होती है? 1 से लगाकर अनंत तक कुछ भी हो सकते हो। तो मैंने यहाँ से प्राकृत संख्या एक उठाई 4, उसको कर्णी के अंदर लिखा। तो 4 से बाहर क्या आता है बेटा? 2 आता है। 4 से बाहर क्या आता है? 2 आता है। तो 2 जो है वो किस पर उपस्थित है? संख्या रेखा पर। तो ये सत्य है। ठीक है बेटा, लेकिन जैसा कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, तो एक बात ध्यान रखना कि कर्णी से बाहर सारे नंबर धनात्मक ही आते हैं हमारे स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड पर। और एक्चुअलिटी भी हम यही मानते हैं कि कर्णी से बाहर यदि कोई नंबर आया है तो वो क्या है? धनात्मक है। और ये तो ऋणात्मक नंबर भी है, तो कर्णी से बाहर कोई ऋणात्मक नंबर तो आ ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं हो सकती जिसको कर्णी के अंदर लिखे और माइनस वाले नंबर बाहर आ जाए। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ये होगा। पहले तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। Every point on the number line is of the form √m where m is a natural number. Are it true or false? तो false. No. ये true है क्या? नहीं, ये false है। Because no negative number, because negative number cannot be square root of any natural number। क्या लिखा आंसर में मैंने? फॉल्स है। क्यों?
क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, ऋणात्मक संख्या होती है, वो कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, गलत। सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है। यहाँ पर कोई भी प्राकृत संख्या को यदि रखेंगे तो कभी कभार क्या होगा कि कोई ऐसी प्राकृत संख्या है, कोई से भी रख दो, आपको जो नंबर मिलने वाला है और जो उसका वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई सी भी नंबर है ही नहीं नेचुरल नंबर में जिसको रखने स्क्वायर रूट के अंदर रख रहे हैं और नेगेटिव में आंसर आ रहा है, जबकि जो नंबर लाइन होती है उस पर तो नेगेटिव में भी नंबर होते हैं। तो नेगेटिव वाला कोई भी नंबर स्क्वायर रूट से बाहर ही नहीं आ सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने वही कहा कि यदि तुम प्राकृत संख्या को अंदर रखोगे तो कभी भी नेगेटिव नंबर बाहर नहीं आ सकता। गलत है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या जो है वो प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। ये प्राकृत संख्या का वर्गमूल नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का जो क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? क्या ऐसा संभव है? बताइए आप। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? मेरे हिसाब से नहीं होती है बेटा। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब हम Q और S को ऐड करते थे तब आता था कैपिटल R, यानी कि ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये रेशनल है और ये इर्रेशनल है। रेशनल और इर्रेशनल को ऐड करने पर आता था रियल नंबर। ठीक है बेटा, और ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक रियल नंबर, यानी कि एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इर्रेशनल ही होगा। तो क्या फिर रेशनल नहीं होगा? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो रियल नंबर का कलेक्शन होता है वो मेड होता है, किससे मेड होता है? रेशनल और इर्रेशनल नंबर से। तो यहाँ पर लिखेंगे रॉन्ग है बेटा। ये क्या है? रॉन्ग है या नो लिख सकते हो आप। क्यों रॉन्ग है? रीजन क्या बताओगे? बिकॉज 2 इज रियल नंबर बट नॉट इर्रेशनल नंबर। ठीक है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संख्या 2 वास्तविक है किंतु अपरिमेय नहीं है। संख्या 2 क्या है? रियल है, रियल है, वास्तविक है, किंतु अपरिमेय या इर्रेशनल नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यदि नहीं है तो एक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल का ऐसा उदाहरण दे दो कि हमने कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिया और उसका वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं आते हुए क्या आया? परिमेय नंबर। क्या सर नहीं समझ में आया? तो क्वेश्चन को समझो कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को वर्गमूल में या स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे तो उससे बाहर जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल होगा, अपरिमेय होगा, या फिर वो जो स्क्वायर रूट में लेने पे जो आंसर आया है वो इर्रेशनल है। अब यदि मान लो कि इर्रेशनल है, ये तुम ऐसा बोल रहे हो कि वो रेशनल है, तो फिर कोई एक ऐसा एग्जांपल दो कि पॉजिटिव इंटीजर को आपने स्क्वायर रूट में लिया और वो रेशनल है। तो ठीक है, मैं भी यहां पर आपको आंसर देता हूं नो, नहीं, बिकॉज
स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 4 इज 2 बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 4 इज 2, यानी कि 4 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2, विच इंप्लाइज अंडर रूट 4 इज इक्विवेलेंट टू 2, एंड 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1 इज 2 एंड 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, विच इंप्लाइज करके नीचे ये लिख लेना। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि किसी धनात्मक पूर्णांक 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में आ गया, q भी 0 नहीं है तो क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन को समझा और उसका आंसर दिया। ठीक है बेटा, एक बार फिर से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या उसने पूछा था कि क्या कोई भी स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का है वो अपरिमेय या इरेशनल होगा, यानी कि जैसे कि हमने 4 को लिया, अगर इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या वो इरेशनल आ रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो है वो अपरिमेय है। और यदि ऐसा नहीं है तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि आपने कोई नंबर लिया और उसका स्क्वायर रूट निकाला और वो परिमेय आ गया। ठीक है, तो हम भी ऐसा ही बोल रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं कि कोई भी प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अगर वर्गमूल लेंगे तो अपरिमेय नहीं आएगा, परिमेय भी आ सकता है। हाँ, परिमेय आएगा, लेकिन आएगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। ठीक है, और यदि नहीं, हमको पता ही है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक बोल रहा है, प्रत्येक नहीं हो सकता। जैसे कि अगर 3 को देखोगे तो 3 धनात्मक पूर्णांक करनी में लो, ये अपरिमेय आया। ठीक है, 5 को भी ले लो करनी में, ये अपरिमेय आया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि 4 को भी लोगे और ये अपरिमेय आएगा। 4 से तो बाहर आ जाएगा 2, और 2 को हम क्या लिखेंगे, 2/1, और 2/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही, इसलिए हमने कहा नहीं, क्योंकि किसी धनात्मक पूर्णांक 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसी प्रकार 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और ये परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर एंड हुआ। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आपको ये शो करना है कि √5 नंबर लाइन पे किस प्रकार से होगा। ये शो √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड द नंबर लाइन। तो करनी 5 जो है, वर्गमूल 5, उसको हमको एक संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले ये समझो कि संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। जैसे कि मैं जनरली आप लोगों को बताऊं तो सबसे नॉर्मल तरीके से हम अगर नंबर लाइन को देखें तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इधर -, -2, -3, -4 और एंड सो ऑन, इधर भी इन सो ऑन और इधर, ये नंबर लाइन है। अब इनके बिटवीन वाले नंबर भी सब इसमें आते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे 5/2 है, ठीक है ना, ऐसे 7/2, ऐसे सारे नंबर, रेशनल भी इरेशनल भी। ठीक है, तो √3, √2, ये सारे नंबर इस पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं, अब रियल नंबर क्या होता है, जैसा आपको बताया मैंने, Q+S होता है, यानी कि रेशनल नंबर भी और इरेशनल भी। सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर को अगर इकट्ठा कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो किसको रिप्रेजेंट करना है, √5 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो √5 को सॉल्यूशन वी कैन राइट एज √5 बाय पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्टली भी हम 5 को ऐसा लिख सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम आप डायरेक्टली नहीं समझोगे, 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 + 4 के सर आप कोस लिख सकते हैं। नाउ इधर इसको मैंने ऐसा लिखा 1 का स्क्वायर और इसको ऐसा लिखा 2 का स्क्वायर। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब कोस लिख सकते हैं। तो इट मीन्स इट कि हम ऐसा लिख सकते हैं √5 क्या होगा, ठीक है। अगर हम
इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब एक्चुअल में ये क्या है कि ये जो कर्ण का वर्ग होता है लंब तथा आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इट मीन्स दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या सर यहाँ पे तो स्क्वायर यहाँ है नहीं, तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। वैसे ही हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होते हैं। इसको आप इंग्लिश मीडियम को जैसा लिख सकते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर एच को डायरेक्टली लिखोगे तो इस टाइप से दिखेगा, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसका मतलब कि आपके पास जो √5 है वो हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, राइट ट्रायंगल में। तो हमको नंबर लाइन पर एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब नंबर लाइन पर एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें हाइपोटेनस क्या होगा, √5 होगा। तो उसकी दो साइड्स क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी 1। परपेंडिकुलर आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर है बेस, आपको जैसा लगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर जो है वो बोल रहा हूँ 1 को, ठीक है, और सॉरी मैं बेस को बोल रहा हूँ 1, मेरे लिए बेस है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। तो मैंने बेस को ले लिया 1 क्योंकि इसमें ज़्यादा फैलाना नहीं पड़ेगा आपको, 1 ले लिया, और परपेंडिकुलर को मैंने ले लिया 2। इन दोनों में से इंटरचेंज करके कोई सा भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बेस को 1 ले लिया और परपेंडिकुलर को लेंगे हम 2, ठीक है। तो ये √5 आपको लोकेट हो जाएगा। अब नंबर लाइन पर इसको लिखेंगे और हाइपोटेनस को हम फिर r का लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या सर नहीं समझ में आया? एक मिनट अभी आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, देखो आपने यहाँ पे ले लिया 0, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद आएगा 2, इसके बाद आएगा 3, इस टाइप से नंबर आएगा। तो आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को शो कर रहा है कि √5 किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या ले लिया, 1 को या तो परपेंडिकुलर ले लो या तो बेस ले लो। तो मैंने 1 को ले लिया बेस और 2 को ले लिया मैंने परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया हमारा लंब 2 और 1 हो गया हमारा आधार। तो हम 0 से 1 पर 1 यूनिट का ब्लैक से बना रहा हमने ले लिया आधार, ठीक है। अब इस पर परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर कितने का लेना है, 2 का। तो 1 पर मैंने 2 इकाई का परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। आपको स्केल से मेजर करके लेना है। अब हमने क्या किया, O से इसको मैंने कहा ये पॉइंट A है और ये जिस 2 यूनिट तक गया इसको कहा मैंने ये पॉइंट है B। अब O से B को हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। तो बेटा ये एक राइट ट्रायंगल है तो ये क्या होगा, √5 होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से भी हमने समझा कि अगर एक साइड 1 है और एक साइड 2 है तो फिर हाइपोटेनस क्या होगा, √5 होगा। तो बेटा √5 जो है वो नंबर लाइन पर तो है नहीं, नंबर लाइन से कुछ ऊपर है। तो अगर इसको नंबर लाइन पर लाना है तो हम क्या करेंगे, O को सेंटर मानेंगे, एक कंपास लेंगे, उसकी नीडल या सुई को यहाँ पर रखेंगे ऊपर और OB रेडियस लेकर एक ऐसा आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये आर्क इस नंबर लाइन को जहां पर भी कट करेगा वो किसको लोकेट करेगा, √5 पर, ठीक है बेटा। ये तो मैंने बोर्ड पर आपको ओरली बता दिया। इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर बना है जिसको आपको कॉपी पर रिप्रेजेंट करके बताया स्केल, पेंसिल और डिवाइडर की यूज से, ठीक है। तो ये हमारी NCERT एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है और इसका एक स्पेशल लेक्चर भी है जिसमें हमने ये सीखा है कि हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और मैंने जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो समझ में आए हैं तो मेरा YouTube चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।